नमस्कार दोस्तों, 6 अप्रैल 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली न्यूज़, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। देखिए, स्टैंड अप इंडिया स्कीम आज की स्कीम नहीं है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम को 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एट ग्रास रूट लेवल फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड जॉब क्रिएशन। ये जो स्कीम थी, इसका काम क्या था कि टू लेवरेज द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट स्ट्रक्चर टू रीच आउट टू अनडिजर्व सेक्टर ऑफ पीपल। तो एससीज, एसटीज और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे पैसा दिया जाएगा। अगर बात किया जाए कितना पैसा दिया जाएगा, तो इस स्कीम के अंदर बैंक लोन्स दिए जाएंगे 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक के अमाउंट को पर बैंक ब्रांच, या तो एक एससी या एसटी बोरोवर को और कम से कम एक वुमेन को। तो बेसिकली स्टैंड अप स्कीम के अंदर पर ब्रांच मतलब पर प्रति ब्रांच ऑफ अ बैंक 1 करोड़ रुपया, 10 लाख से 1 करोड़ रुपया तक दिया जाएगा, या तो एक एससी एसटी बोरोवर को या फिर एक वुमेन को, ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज खोलने के लिए, यानी कि एक नया इंटरप्राइज खोलने के लिए। इसमें देखो कि बहुत सारी वुमेन्स बहुत सक्सेसफुल भी हुई हैं, बहुत सारी वुमेन्स ने अपने पार्लर, छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स खोल रखे हैं। इस स्कीम के अंदर सिडबी और नाबार्ड को स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर्स बनाया गया था। यहाँ पे ऑलमोस्ट इस स्कीम को लॉन्च किए हुए 5 साल हो चुके हैं, क्योंकि 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुई थी और कल 5 अप्रैल 2021 था। तो ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो चुके हैं स्कीम को लॉन्च किए हुए। तो इस स्कीम को यहाँ पे एसेस किया जा रहा है और असेसमेंट में ये पता चल रहा है कि सरकार ने अब तक 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा एलोकेट किया है, ज्यादा लोन बांटा है इस स्टैंड अप स्कीम के अंदर। और 25,000 करोड़ रुपए ज्यादा मतलब प्रिसाइजली 25,586 करोड़ रुपीस के लोन 1,14,332 अकाउंट 322 अकाउंट्स में क्रेडिट किए गए अप टिल 23 ऑफ मार्च 2021। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि ज्यादातर यहाँ पे जो लोन्स दिए गए हैं वो वुमेन लेड एंटरप्राइजेस को ही दिए गए हैं और इस स्कीम को 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब इस स्कीम में 2025 तक और एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स और वुमेन्स को लोन दिए जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्या है? तो एससी एसटी होना चाहिए आपको, या एक वुमेन एंटरप्रेन्योर होना चाहिए जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा की हो। सिर्फ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स मतलब नए प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे आपको लोन मिलेगा। अगर आपको लोन चाहिए तो किसी और बैंक में आपका कोई डिफॉल्ट ना हो। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कहीं और से आपने लोन उठा रखा है और उस लोन को आपने चुकाया नहीं है। और मान लीजिए कि जो भी पर्सन यहाँ पे लोन उठा रहा है उसकी 100% ओनरशिप नहीं है कंपनी में, तो जिस कंपनी के लिए भी लोन उठा रहा है वहां पे एससी एसटी या वुमेन एंटरप्रेन्योर के पास 51% स्टेक्स होने चाहिए। यानी कि मेजॉरिटी स्टेक होल्डर जिस कंपनी के लिए भी, जिस धंधे के लिए भी लोन उठाया जा रहा है वहां पे 51% एससी एसटी या वुमेन के पास होना चाहिए, तभी लोन मिलेगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये न्यूज आपको काम आएगी। वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन में स्पेसिफिकली। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक बटन, अगर चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए चैनल पे मेंबर बन सकते हैं। नहीं बनना चाहते हैं बिल्कुल मत बनिए, बन सकते हैं तो ही बनिए। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे अलग अलग तरीके से आपके साथ कनेक्ट करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए लेक्चर की पीडीएफ के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं संकल्प से सिद्धि स्कीम लॉन्च्ड बाय ट्राइफेड। देखिए, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड, ये किसके अंदर ऑपरेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर। इसने रिसेंटली क्या लॉन्च किया? संकल्प से सिद्धि स्कीम। क्या है ये संकल्प से सिद्धि? तो संकल्प से सिद्धि एक 100-डे ड्राइव है, 100 दिन तक ये ड्राइव चलेगी। टारगेट क्या है इस ड्राइव का? कि भैया वन धन विकास केंद्र को ट्राइबल विलेजेस में एक्टिवेट करना है। अब सवाल उठता है कि भाई वन धन विकास केंद्र क्या है? तो वन धन विकास केंद्र स्टैब्लिश किए गए हैं वन धन योजना के अंदर। इस योजना के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग और स्किल अपग्रेडेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है ट्राइबल पॉपुलेशन को। यानी वन धन विकास केंद्र के अंदर जो ट्राइबल लोग हैं वो जाके अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, अब आप बोलोगे कि ट्राइबल्स की स्किल्स किस चीज में? तो भाई आपको पता है कि फॉरेस्ट में बहुत प्रकार के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, बहुत प्रकार के और नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिनकी जरूरत शहर के लोगों को पड़ती है। तो सस्टेनेबल तरीके से फॉरेस्ट से इन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को प्रोसेस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में बदलकर शहरों में बेचना, ये काम ट्राइबल्स कर सकते हैं और उससे वो ठीक ठाक पैसा भी कमा सकते हैं। एक वनधन विकास केंद्र में नॉर्मल कर 15 ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। और उसमें कम से कम 20 आर्टिसंस और ट्राइबल फूड गैदरर्स होते हैं। जो देश का पहला वनधन विकास केंद्र था वो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में खोला गया था। तो बेसिकली संकल्प से सिद्धि स्कीम वन धन विकास केंद्र को चालू करने की बात कर रही। इस वन धन विकास केंद्र में ट्राइबल्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाएंगे ताकि वो अपने आप को और काबिल बना सके। बेसिकली इस संकल्प से सिद्धि ड्राइव में 1500 विलेजेस को कवर किया जाएगा 100 दिनों में, ठीक है।
और इसके लिए 150 टीमें बनाई गई हैं और ये टीमें लोकेशंस को क्लस्टर करेंगी एज ट्राई फूड एंड स्फूर्ति। अब आप बोलोगे स्फूर्ति क्या है, तो स्फूर्ति इज द स्कीम फॉर फंड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तो भाई ये ट्राइबल्स जिस प्रकार की भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व है और बतेरे प्रकार की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, पेपर मेकिंग की बात कर लीजिए और भी रबड़ मेकिंग की बात कर लीजिए, आपको पता है कि फॉरेस्ट से नाना प्रकार के प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के लिए जो स्कीम है वो है स्फूर्ति। और ये जो ट्राईफूड नाम की ये स्कीम है, ये इनिशिएटिव है, ज्वाइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग और ट्राइफेड का। ठीक है, इसको 2020 में लॉन्च किया गया था, अगस्त 2020 में। ट्राईफूड पार्क्स में क्या किया जाएगा, इट विल प्रोड्यूस प्रोसेस्ड फूड फ्रॉम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से प्रोसेस्ड फूड बनाना, और ऑब्वियस सी बात है इसमें वो फूड भी इन्वॉल्व है जो ट्राइबल पीपल ने इन रीजन्स में इकट्ठा किया है। तो ऑब्वियस सी बात है ट्राई फूड और स्फूर्ति स्कीम के अंदर और ट्राइबल्स को इन्वॉल्व करने के लिए इन ट्राइबल्स को वंदन विकास केंद्र में ट्रेनिंग दी जाएगी और ज्यादा से ज्यादा ट्राइबल्स इस वंदन विकास केंद्र में आकर ट्रेनिंग लें, इसके लिए संकल्प से सिद्धि स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है ना भाई। तो वंदन विकास केंद्र लगभग 1500 विलेजेस में एक्टिवेट किए जाएंगे और 200 करोड़ रुपए का सेल्स टारगेट होगा। कहने का मतलब यह है कि जो भी ट्राइबल्स यहाँ पे सीख के जाएंगे उसके बाद वो स्फूर्ति स्कीम में या ट्राई फूड स्कीम में अपने आप को एनरोल करके अपना धंधा करते हैं, कम से कम 200 करोड़ रुपए का सामान वो बेचें। तो यहाँ पे ट्राइबल्स के स्क्रिप्ट अपग्रेडेशन की बात हो रही है। एक बहुत अच्छी अप्रोच में बोलूंगा कहीं ना कहीं ट्राइबल्स को सेल्फ सस्टेनेबल सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए। जनरल स्टडीज पेपर 3 में वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021। इसके बारे में भी और भी एडिटोरियल्स आएंगे। बेसिक तरीका बताता हूँ यहाँ पे क्या है। रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 इंट्रोड्यूस किया है, प्रोमोलगेट किया है एक्चुअली बोलना चाहिए। और यहाँ पे बेसिकली इसको प्रोमोलगेट किया गया है PIRP के लिए, यानी प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। MSMEs में इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन किस प्रकार से होगा, इस चीज में एक नया आप कह सकते हो तरीका जोड़ने के लिए, एक नया प्रोविजन जोड़ने के लिए ये ऑर्डिनेंस लेके आया गया है। तो इस ऑर्डिनेंस में एक प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस होगा कॉर्पोरेट पर्संस के लिए। वो कॉर्पोरेट पर्संस जो कि MSME की तरह रजिस्टर्ड हैं अंडर MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006। तो MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अंदर अगर आप MSME की तरह रजिस्टर्ड हैं तो एक प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस आप खुद सामने लेके आ सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई MSME मान लीजिए नहीं चली, तो उस MSME के नहीं चलने के चलते वो MSME खुद इनिशिएशन ऑफ रेजोल्यूशन के लिए और जो भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की ड्यूटीज हैं, जो भी उसकी एलिजिबिलिटीज हैं और जो भी प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है, मतलब एक MSME अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ और कुछ थर्ड पार्टी रेफरेंसेस से बातचीत करके खुद का ही रेजोल्यूशन प्रोसेस सामने ले आएगी सरकार के कि भाई ये देखिए ये हमारा रेजोल्यूशन हम इस प्रकार से करना चाह रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है कि कोई एक MSME खोली जाती है तो MSME इसी टारगेट से खोली जाएगी कि वो प्रॉफिट कमा सके। मान लो कल के डेट में वो प्रॉफिट नहीं कमा पाती है और बैंकरप्ट हो जाती है, तो उस MSME के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खुद ही ये मौका दिया जा रहा है कि आप एक प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पेश कर सकते हो। अगर पसंद आए तो उसी हिसाब से आपका रेजोल्यूशन कर दिया जाएगा, आपका जो भी एसेट्स हैं उनको बेच बाच दिया जाएगा, कंपनी डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो ऑर्डिनेंस है इट विल अलाउ अ कॉर्पोरेट डेप्टर कि वो एक बेस रेजोल्यूशन प्लान को सबमिट करे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, ठीक है ना। लेकिन जो डेप्टर है जिसने पैसा उधार उठा रखा है, वो डेप्टर समझे क्रेडिटर्स के पास जाने से पहले अपने PIRP को पूरी तरीके से बना लेगा। मतलब प्री पैकेज्ड ये जो रेजोल्यूशन प्रोसेस जो लेके आया जा रहा है नया, इसको लाने से पहले ही पूरा इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस वो डेप्टर जिसने पैसा उठा रखा है वो बना लेगा और फिर वो क्रेडिटर्स के सामने उस प्लान को रखेगा। अगर तो क्रेडिटर्स ने प्लान को अप्रूव कर दिया तो ये जो प्री आप कह सकते हो पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। नहीं तो भाई फिर जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने पैसा दिया है वो अपने खुद के भी प्लान सामने लाए जाएंगे और जिसका भी प्लान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा या सबसे ज्यादा अच्छा होगा उस हिसाब से इंसॉल्वेंसी की जाएगी। तो मतलब जो MSME यहाँ पे बैंकरप्ट हो रही है पहले उसी को मौका दिया गया कि वो अपने इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को सामने रखो। मान लो उसके हिसाब से काम नहीं हो पा रहा, इन दैट केस क्रेडिटर्स खुद डिसाइड करेंगे किस हिसाब से इंसॉल्वेंसी की जाएगी। यहाँ पे जो प्री पैक फ्रेमवर्क है ये उन MSMEs के लिए एप्लीकेबल है जिनकी मैक्सिमम डिफॉल्ट वैल्यू 1 करोड़ है। मतलब मैक्सिमम डिफॉल्ट वैल्यू 1 करोड़ है, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत हाई लेवल के MSMEs यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। और ये जो PIRP है ये CIRP से अलग है।
CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ये अलग तरीके से काम करता है, PIRP अलग तरीके से काम करता है। और जब तक PIRP फ्रेमवर्क के अंदर इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस चलेगा, तब तक उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है ना, वो उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में ही होगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग में ये चीज़ आपको काम आएगी, टेंशन मत लीजिए। इस चीज़ के रिस्पेक्ट में और भी बहुत सी वीडियो आएंगी और मैं कोशिश करूंगा एक अलग वीडियो बनाने की, क्योंकि ये जो इकोनॉमी की चीज़ें होती हैं ये बहुत ट्रिकी होती हैं, ये एक बार में समझ में नहीं आ सकती। नेक्स्ट बात करते हैं, बाइडेन लिफ्ट्स ट्रम्प सैंक्शंस ऑन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफिशियल्स। डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 2 ऑफिशियल्स के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। जो बाइडेन ने फ्राइडे को ये सैंक्शंस हटा दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर ये सैंक्शंस क्यों लगाए थे? इसलिए लगाए थे क्योंकि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसने यूएस ट्रूप्स द्वारा किए गए अफगानिस्तान में जो अत्याचार है उनके ऊपर थोड़ी बहुत आप कह सकते हो इंक्वायरी कर रहा था। साथ साथ इजराइलीज ने पैलेस्टीनियंस के ऊपर जो अत्याचार किए हैं उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहा था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो बेसिकली इस वजह से इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 2 ऑफिशियल्स के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस लगा दिए थे। जो बाइडेन ने इन सैंक्शंस को हटा दिया। कुल मिला के डोनाल्ड ट्रंप जितने भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है सबके ऊपर एक अटैक सा कर रहे थे। जो बाइडेन ने बोला कि यूएस मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अटैक नहीं करेगा। अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात की जाए तो ये द हेग नीदरलैंड्स में है। दिस इज अ कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। कहीं पे जेनोसाइड हुआ है, कहीं पे वॉर क्राइम हुआ है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन वहां पे आ जाता है। पहला परमानेंट ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ठीक है ना। वो परपेट्रेटर्स जिन्होंने बहुत सीरियस क्राइम्स किए हैं उनको यहाँ पे सजा दी जा सकती है। इसकी फाउंडिंग ट्रीटी है रोम स्टैट्यूट, जो 1 जुलाई 2002 में एनफोर्स हुई थी, ठीक है। इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के खर्चे कौन उठाता है? तो जो स्टेट पार्टीज ने इसके आप कह सकते हो चार्टर को अटेस्ट कर रखा है वही इसका खर्चा उठाएंगी। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस, एंटिटीज, सब लोग यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को अपने अपनी श्रद्धा के हिसाब से वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। जो इसके मेंबर्स हैं उनके ऊपर कुछ मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं। अगर आप बात करो कंपोजिशन एंड वोटिंग पावर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो इसका जो ओवरसाइट है और लेजिस्लेटिव बॉडी है, देखिए एक असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज, असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, जो भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का पार्ट है उसकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा इस असेंबली ऑफ स्टेट पार्टी में। हर स्टेट पार्टी के पास एक वोट होगा और कोशिश तो ये की जाएगी कि जब भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में किसी भी कंट्री के अगेंस्ट या किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट वॉर क्राइम्स या जेनोसाइड का इल्जाम लगाया जा रहा है तो उस इल्जाम को कंसेंसस के थ्रू अडॉप्ट किया जाए, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज का उसके ऊपर असेंट हो। बट ऑब्वियस सी बात है आज के मल्टीलेटरल सिनेरियो में हर कंट्री का एक इश्यू के ऊपर पूरा सपोर्ट पा पाना इम्पॉसिबल है। कुछ लोग फेवर में बात करेंगे, कुछ लोग अगेंस्ट में बात करेंगे। इसलिए ऐसे केसेस में ज्यादातर जो डिसीजंस होते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में वो वोट के द्वारा लिए जाते हैं। ये जो असेंबली है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, इसका एक प्रेसिडेंट होगा, 2 वाइस प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है ना। ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट मेंबर्स के द्वारा चुने जाएंगे 3 साल के टेन्योर के लिए। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस और इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में न्यूज आपको काम आएगी। फिर न्यूज है नासास चॉपर ड्रॉप्ड ऑन मार्स सरफेस। नासा का ये जो इंजेन्युइटी मिनी हेलीकॉप्टर है वो सरफेस ऑफ मार्स पे ड्रॉप किया गया है। इंजेन्युइटी को निकनेम किया गया है यहाँ पे गिनी। ये एक रोबोटिक रोटर क्राफ्ट है। अब मार्स के अंदर जो भी टारगेट्स ऑफ इंटरेस्ट है, टारगेट्स ऑफ इंटरेस्ट क्या है? देखिए मार्स में जो आपका ये मार्स का रोवर क्या है, उसमें जो मिनी हेलीकॉप्टर है इंजेन्युइटी वो क्या कर रहा है? वो मार्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी कर रहा है, उसके रॉक्स को स्टडी कर रहा है, उन सैंपल्स को वापस अर्थ में लाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? जिसके दम पे ये पता किया जा सके कि क्या कभी मार्स में जिंदगी थी। अब बात यहाँ पे ये है कि ये जो इंजेन्युइटी है ये निकला कहाँ से? परसिवरेंस से। परसिवरेंस मार्स का रोवर है जो रिसेंटली नासा ने भेजा है और इस परसिवरेंस से निकला है इंजेन्युइटी जो कि एक मिनी हेलीकॉप्टर है। जब तक इंजेन्युइटी परसिवरेंस के अंदर था तब तक वो परसिवरेंस से एनर्जी सोर्स ले रहा था। अब चूंकि इंजेन्युइटी एक मिनी हेलीकॉप्टर है, वो उड़ेगा मार्स की सरफेस पे, तो कहीं ना कहीं इंजेन्युइटी को अपने खुद के हीटर का प्रयोग करना पड़ेगा अपने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को बचाने के लिए, जो कि मार्स पे ठंडी है, वहां पे कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते अच्छा टेम्परेचर नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि इंजेन्युइटी को मार्स के एटमॉस्फेयर में उड़ने में काफी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि मार्स के एटमॉस्फेयर की डेंसिटी अर्थ के एटमॉस्फेयर से केवल 1% है और उसकी जो ग्रेविटी है वो 1/3 ऑफ अर्थ है। तो जो फ्लाइंग कंडीशन है इस मिनी हेलीकॉप्टर के लिए मार्स की सरफेस पे वो बहुत डेंजरस है। कुल मिला के ये आपको वो मिनी हेलीकॉप्टर दिख रहा है जो कि आपका परसिवरेंस से नीचे उतरा है।
इसका जो पूरा का पूरा रोवर का नाम क्या है? परसिवरेंस। काम क्या है इस रोवर का? सीक साइंस ऑफ एंशिएंट लाइफ एंड कलेक्ट सैंपल्स ऑफ रॉक एंड रेगोलिथ। लॉन्च डेट क्या थी? 30 जुलाई 2020। लैंडिंग कब हुई? 18 फरवरी 2021 जेजेरो क्रेटर मार्स में। और मार्स जो हेलीकॉप्टर है इज अ 30-day टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन हिचिंग अ राइड ऑन द परसिवरेंस रोवर। तो कुल मिला के ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। किसी भी प्रिलिमिनरी एग्जाम के क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ स्पेस में न्यूज आपको काम आएगी। और आज की लास्ट न्यूज, 41 डेड इन इंडोनेशिया फ्लैश फ्लड्स। इंडोनेशिया की डिजास्टर रिलीफ एजेंसी ने बोला है कि कुछ लैंडस्लिप्स और फ्लैश फ्लड्स हुए हैं जिसके चलते काफी रेन हुई है और इंडोनेशिया में लगभग 41 लोगों की जान चली गई है और हजारों की तादाद में लोग अपने इलाकों से बाहर निकल गए। फ्लैश फ्लड्स क्या होता है? इट इज अ रैपिड फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज। कुल मिला के एकदम से पानी बहुत तेजी से बहता हुआ चला है, उसको फ्लैश फ्लड बोलते हैं। फ्लैश फ्लड बहुत वजहों से हो सकता है। कोई डैम टूट गया उसकी वजह से हो सकता है, एकदम से बारिश बहुत तेजी से हो गई, थंडरस्टॉर्म्स आ गए, उसकी वजह से हो सकता है। तो ये जो फ्लैश फ्लड होता है ये एक प्रकार की हैवी रेन होती है जो कि सीवियर थंडरस्टॉर्म, हुरिकेन, ट्रॉपिकल स्टॉर्म या फिर एकदम से आइस या स्नो मेल्ट कर गई, उसके चलते बहुत सारा पानी एकदम से आ गया, या फिर कोई डैम कोलैप्स कर गया, नेचुरल आइस का कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया जिसके चलते एकदम से बहुत सारा पानी डाउनस्ट्रीम आ गया और एकदम से लोगों को जगह नहीं मिली, समय नहीं मिला जाने का और लोग डूब गए। तो इसको बोला जाता है फ्लैश फ्लड्स। फ्लैश फ्लड्स में रेनफॉल के शुरू होने में और एकदम से एक्सेसिव फ्लड आने के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो 6 घंटे से कम का होता है। इसलिए अथॉरिटीज को समय ही नहीं मिल पाता है कि रिस्पॉन्ड किस प्रकार से करें। ओके, इसके रिस्पेक्ट में मैं अभी इंडिया में भी एक इवेंट हुआ है, उत्तराखंड ग्लेशियल आउटबर्स्ट। इसके रिस्पेक्ट में मैंने एक न्यूज़ बना रखी, ग्लेशियल आउटबर्स्ट। मेरे नाम अर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको एक पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी। ये आपको इंडोनेशिया का मैप दिख रहा है। ओके, आप इस मैप को भी एक बार अच्छी प्रकार से स्टडी कर लें यहाँ पे। और यहाँ पे एक इंडिया की फ्लैश फ्लड गाइडलाइन सर्विस है फॉर साउथ एशियन कंट्रीज। क्या है ये? 2020 में इंडिया ने लॉन्च किया है फ्लैश फ्लड गाइडलाइन सर्विस फॉर साउथ एशियन कंट्रीज। मतलब इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के लिए इंडिया फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसपे फोरकास्टिंग ऑफ फ्लड्स की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। यानी वो फ्लड्स जो एकदम से बहुत शॉर्ट नोटिस पे बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो डिवास्टेटिंग तरीके से लोगों को परेशान कर सकते हैं, इन फ्लड्स की फोरकास्टिंग की जाती है इस फ्लैश गाइडेंस सर्विसेज के थ्रू। ये जो फ्लैश गाइडिंग सर्विस है ये एक रोबोस्ट सिस्टम है जिसको डिजाइन किया गया है टू प्रोवाइड नेसेसरी प्रोडक्ट्स इन रियल टाइम टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ वार्निंग्स फॉर फ्लैश फ्लड्स। और ये वार्निंग्स 6 से 12 घंटे एडवांस में दी जाएंगी वाटरशेड लेवल पे। तो बेसिकली साउथ एशियन कंट्रीज जो कि बहुत हद तक फ्लैश फ्लड प्रोन है, उनके लिए आप कह सकते हो कि सॉफ्ट पॉलिटिक्स का, सॉफ्ट डिप्लोमेसी का एक अच्छा आप कह सकते हो मैकेनिज्म है। तो फ्लैश फ्लड का थ्रेट 6 घंटे एडवांस में दिया जा सकता है, ठीक है ना। जो रिस्क है कि हाँ भाई फ्लैश फ्लड्स हो सकते हैं, इसका जो रिस्क है उसकी जो आप कह सकते हो प्रिडिक्टेबिलिटी वो 24 घंटे एडवांस में दी जा सकती है इंडिया की फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज के थ्रू। और यहाँ पे जो रीजनल सेंटर्स है वो देश के अंदर नेशनल मीटरोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज, नेशनल और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं डिजास्टर्स के समय पे लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी को बचाने में इन्वॉल्व होते हैं, उनको एडवांस में इंडिया के फ्लैश फ्लड गाइडलाइंस के थ्रू इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो इंडिया की जो फ्लैश फ्लड गाइडलाइन सर्विसेज है वो इंडिया में तो इंडिया के स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल मीटरोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज, इनको तो दी ही जाती है, स्टेट की गवर्नमेंट को दी जाती है, प्लस साथ साथ जो बाकी साउथ एशियन कंट्रीज हैं जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका, इनको भी दी जाती है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस दोस्तों। जनरल स्टडीज पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। आई होप आपको इस वीडियो में अच्छी खासी चीज़ें जानने को मिली हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।